तो दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज के आज के इस पार्ट में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय मीन्स की सुप्रीम कोर्ट के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट जो बने हुए हैं, जैसे कि हमने इससे लास्ट में बनाया था हमारे पंचायती व्यवस्था के बारे में, अगर वह नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। और चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। और जैसे कि आज का वीडियो हमारा होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय देखो, यह हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय मीन्स की सबसे हेड पे होता है। इसके अंडर हमारे फिर अन्य न्यायालय आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय है, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके थ्रू हमारा 1774 में कलकत्ता में हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा मेन, अब मैं बोलूँ कि जो हमारा प्रेजेंट में भी सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तो सर्वोच्च न्यायालय आप सबको पता है कि हम ये मान लो कि अगर न्याय का, अगर कहीं भी अगर आपको किसी भी न्याय का विश्वास नहीं है, सबसे बड़ा अगर आप बोलो कि न्याय का हमारे देश में कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। ये मान लो न्याय के लिए भगवान मान लो हमारा सर्वोच्च न्यायालय को। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि यह कौन से भाग में आता है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में आता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने हमारे न्यायाधीश होते हैं, कौन किसको सैलरी कितनी होती है, सब इतने महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहला पॉइंट है इसमें कि भारतीय न्यायपालिका किस भाग के अंतर्गत आती है। जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है वह आती है हमारी किस में? भाग 5 में। कौन से भाग में? भाग 5 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बनने वाला है वह है भारत के उच्चतम न्यायालय, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है का, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि इसकी हमारी जो स्थापना हुई थी वह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में पदों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे 33+1 मीन्स की 34 टोटल हैं। और इसमें जो 1 एक्स्ट्रा रखते हैं, इसका मतलब है कि इसको पास क्या है, हमारा अधिकार भी ज़्यादा है। और ये क्या है, हेड करेगा इसको, मीन्स की लीड करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश 1 + 33, तो 34 हमारे वर्तमान में भी इसमें पदों की संख्या है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी कि जब स्थापना हुई थी तो कितने, तो 7+1, 7+1 जब स्टार्टिंग में हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब उस टाइम पे 7+1 थे यहाँ पे। ओके, तो 7+1, अब देखो 1 इसमें एक अलग से रखा गया और 7 यहाँ पर अलग रखे, तो 7 का अधिकार अलग है और 1 का एक स्पेशल अधिकार उसको अलग दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखो समय के साथ साथ जैसे कि इनके पास केस आने बढ़े, केस मतलब बढ़ते गए, इनके पास आते रहे। तो जब ज़रूरत पड़ी कि हाँ अब हमें क्या है, सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 56 में 7 से 10 कर दिए गए थे। ओके, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारा 33+1 हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो भाग 5 है वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, मीन्स इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं। तो इसमें अनुच्छेद हमारा 124 से 147, 124 से 147 तक अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमें पता है कि 124 से 147 तक जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 124 है और 124 ही हमारा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा नई दिल्ली मीन्स की न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर पूछ दिया जाए यहीं पर कि न्यू दिल्ली में कहाँ पर स्थित है, तो तिलक मार्ग दिल्ली, यहाँ पर यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी प्रेजेंट में स्थित है। ओके, ये पॉइंट तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर स्थित है। और अगर कितनी बार आप न्यूज़ सुनते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा नई दिल्ली में है। ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यायाधीशों की संख्या में जो अगर वृद्धि करनी हो, यह शक्ति किसके पास है। मीन्स कभी लगे कि हाँ हमारे जो मतलब कि हमारे न्यायालय है वहाँ पे सदस्यों की संख्या में कमी आ रही है या फिर कम है, तो उनकी संख्या में अगर वृद्धि करनी है, अगर उनसे जितना काम वहाँ पे आ रहा है उतना लोड नहीं उठा पा रहे हैं, अगर उनकी संख्या में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये करेंगे हमारे कौन, संसद के पास यह शक्ति दी गई है कि हाँ वो हमारी क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ठीक है, अब संसद में तो आपको पता ही, कोई भी अगर वृद्धि करनी है तो उसमें क्या होगा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं, देन उसके बाद वह निर्णय आगे जाता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है।
तो हमारे जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश, इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद के तहत करेगा? तो 124 के 2 के तहत यह हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति जी करेंगे। अब अगर पूछा जाए कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको जो शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे? वो भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है। और नियुक्ति कौन करेगा? तो वो भी राष्ट्रपति करेंगे। और त्यागपत्र किसे देंगे? तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को ही देंगे। तो इतना पॉइंट तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख न्यायालय घोषित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? मीन्स कि अगर न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करना है तो यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह बोला गया हमारा 129 129 में बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? जो हमारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो यह हमारा अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 126 में है। यहाँ पर आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो इनको जो वेतन होता है या भत्ते जो दिए जाते हैं वह अनुच्छेद 125 के तहत दिया जाता है। ठीक है। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि इनको अगर जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, तो इनकी जो पेंशन होती है वह संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। पेंशन जो दी जाएगी वह संचित निधि से दी जाएगी और सैलरी भी इनकी संचित निधि से ही दी जाती है। मीन्स कि इनकी सैलरी संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का रक्षक किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो यहाँ पे एक अधिकार आपने पढ़े होंगे, तो अनुच्छेद 32 को हमारा क्या बोलते हैं? मूल अधिकारों का रक्षक कहते हैं। अगला पॉइंट है अमर संबंधित जो क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं? इसका मतलब है, तो यहाँ पे अमर नहीं होगा, ये परामर्श होगा। ठीक। यहाँ पे क्या परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं? तो यह हमारा अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुनर्विलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 137 में 137 जो हमारा 137 है उसमें पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट जो कि होने वाला है हमारा वह है भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो जैसे कि यह पॉइंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1935 के अधिनियम के तहत हमारी इसके स्थापना के बारे में हुई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो हमारी 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अब देखो यह भी आप थोड़ा समझ लो इसको कि सेवानिवृत्ति की आयु हमारी 65 वर्ष होती है। तो अगर कोई हमारा न्यायाधीश अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष तक रह सकता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 वर्ष तक, या फिर जो प्रधानमंत्री 5 वर्ष, राज्यपाल जो राज्यसभा होता है वो 6 वर्ष, तो वैसे ही हमारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कितना टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम तक वो रह सकते हैं। तो इनका जो रहने का है मेन चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि इनका तो रिटायरमेंट का एज जो होती है 65 वर्ष होती है। अब यहाँ ये अगर 63 के एज में बने हैं तो तब भी 65 में इन्होंने रिटायर होना है, और मैं बोलूँ कि 55 के एज में बने हैं तब भी इन्होंने 65 की एज में ही रिटायर होना है। तो इनका मतलब कि कोई भी एक टाइम पीरियड नहीं है कि इतने वर्ष तक रहेंगे, भाई इनका यह है कि 65 वर्ष में यह रिटायर होंगे। ठीक है। तो कोई 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसा कुछ नहीं है इनका। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इनके बारे में, जैसे कि भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने कि हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो यह थे हमारे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इसको आप यहाँ पे अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी कार्य होते हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, मीन्स कि अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। ठीक है। यह एक भाषा उनकी मीन्स फिक्स है कि अंग्रेजी भाषा में उनका कार्यकाल जो वहाँ का कामकाज होगा वह अंग्रेजी भाषा में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है?
तो न्यायिक जो पुनर्विलोकन में, तो कोई भी न्यायिक हमारा अगर कोई भी न्याय हुआ है उसका पुनर्विलोकन करना है कि ये सही हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका अधिकार अगर किसको दिया गया तो लोकसभा को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप इसको डिटो ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जो अधिकार हैं रिट जारी करने का, वह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। जैसे कौन कौन से, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृच्छा। तो ये हमारे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है हमारा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस पॉइंट को आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि हीरालाल जे कानिया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम न्यायाधीश जिनको पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, तो वे हमारे थे वी रामास्वामी। ओके, अगला पॉइंट है सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था। तो कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो वह न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। क्या नाम है, न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो रहे थे हमारे, कितने टाइम तक रहे थे, तो 7 वर्ष 4 माह ऐसे कुछ था दिन। तो 7 वर्ष 4 माह यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि यह हमारे सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और सबसे कम कार्यकाल अगर किस न्यायाधीश का था अगर ये पूछा जाए, तो वह कमल नारायण सिंह जी का था। तो कितने दिन था अगर इनका पूछा जाए, तो इनका 18 मीन्स की 18 डेज ये रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डबल स्टार लगा लो। तो यह थे हमारे न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ये हमारी प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अगर इसमें पूछा जाए दलित समुदाय से बनने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वह हमारे न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। ओके, तो यह तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इसमें पूछा जाए कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, तो 2,80,000 होती है। 2.8 लाख यहाँ पे अभी याद कर सकते हैं। ठीक है, 2.8 लाख कर लो या फिर 2,80,000 आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि अन्य न्यायाधीश की कितनी होती है, तो 2.5 मीन्स कि 2,50,000 होती है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश की पूछा जाए तो 2,80,000 होती है और अन्य की हमारी 2,50,000 होती है। फिर उसके बाद अगर यहीं से हम देखें कि हमारे जो राज्य में होते हैं वहाँ पे न्यायाधीश की कितनी होगी, तो वहाँ 2,50,000 हेड की होगी और 2.25 वो हमारी अन्य की होगी। मीन्स कि अगर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, 2,50,000 और वहाँ पे हमारा फिर 25 जो हमारा 2,50,000 है वह अन्य का हो जाएगा। फिर हमारे अगर हम राज्यों में जाते हैं, हमारे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी अगर सैलरी पूछी जाए तो उसकी 2,50,000 होती है और अन्य की जो होगी वो 2,25,000। ठीक है, 2.25 ऐसे करके याद कर सकते हैं, यह इनका यहाँ पे सैलरी का है। तो दोस्तों ये थे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहिए चैनल के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।